बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है टिंटन अबे, जो कि एक फेमस पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे और ये जो पोएम है टिंटन अबे, ये पूरी की पूरी नेचर के ऊपर लिखी गई है और बहुत ही लेंथी पोएम है। और आज की वीडियो में हम इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल समरी, थीम्स, स्ट्रक्चर, लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। टिंटन अबे को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि टिंटन अबे है क्या। टिंटन जो है वो रेफ़र करता है टिंटन अबे को, जो कि एक फ़ेमस लैंडमार्क है लोकेटेड इन मॉनमाउथशायर, वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में। इस जगह पर ये वाक़ई है टिंटन अबे, और ये एक एंशिएंट अबे है जो कि 20th सेंचुरी को जो है डेट्स बैक करता है और इसकी स्टनिंग गॉथिक आर्किटेक्चर की वज़ह से बहुत फ़ेमस है। ये जो अबे है, ये पिक्चर्स की उस सेटिंग में लोकेटेड है, रिवर वाई में, और यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है, और इसकी जो ग्रीनरी है और इसका जो बहुत ही एक नेचुरल लुक है, वो बहुत फेमस है। और टिंटन अबे जो है वो एक सोर्स ऑफ एस्पायरेशन है बहुत से पोएट्स और राइटर्स के लिए, विलियम वर्ड्स इंक्लूडिंग। और विलियम वर्ड्स के अलावा और भी बहुत से राइटर्स ने इस जगह के बारे में बहुत सी पोएम्स लिखी हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है, लाइन कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे। ये फेमस पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिसकी क्रिटिकल समरी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिंटन अबे लिखी गई थी जुलाई 1798 में, और ये उन 19 पोएम्स में से एक है जिनको वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स को कंट्रीब्यूट किया था। ये जो पोएम है इसको एक रिकॉर्ड कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ की ग्रोथ का और उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। और ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है वर्ड्सवर्थ के एटीट्यूड में नेचर से रिलेटेड, उसको शो करती है। और ये रिवील करती है कि किस तरह से जो नेचर है वो अप्रिशिएट की गई वर्ड्सवर्थ की तरफ से, और किस तरह से वर्ड्सवर्थ ने जो डिवाइन स्पिरिट है उसको डिस्कवर किया नेचर के अंदर, और फिर उसको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया अपनी जो सेटिस्फेक्शन के लिए, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए, और नेचर का जो इनर मीनिंग है उसको डिस्कवर किया वर्ड्सवर्थ ने। इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ या जो पोएट हैं इस पोएम के, इस ये जो पोएम है ये यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो पोएट है उसने 5 साल के बाद टिंटन अबे को दोबारा विज़िट किया है। अब चूँकि टिंटन अबे जो है वो वाई वैली में है, तो वाई जो है वो एक रिवर है, और 5 साल के गैप के बाद जो वर्ड्सवर्थ हैं या जो पोएट हैं, वो दोबारा विज़िट करते हैं टिंटन अबे को। वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर हैं और नेचुरल सीनरी से उनको बहुत प्यार है। और इस पोएम को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, ताकि इसको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीनरी, सेकंड है द पोएट्स फिलॉसफी ऑफ नेचर, और थर्ड जो पार्ट है वो है एड्रेस टू हिज सिस्टर डोरोथी। डोरोथी जो कि पोएट की सिस्टर है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। जो पोएट हैं वो सेकंड विज़िट करते हैं टिंटन अबे का 5 साल के गैप के बाद, और वो जो मर्मरिंग साउंड्स हैं वाटर की, रिवर वाई के अंदर, उसको सुनते हैं। जो टॉल माउंटेन्स हैं वो एक डीप सिक्लूजन का इंप्रेशन दे रहे होते हैं, लोनलीनेस का इंप्रेशन दे रहे हैं। और जो ग्रीन फील्ड्स हैं वो एक तरह से हॉरिज़ॉन की तरह लग रहे हैं, और जो लैंडस्केप है, जो वहाँ का नज़ारा है, जो सीनरी है, वो पुरसुकून है और ख़ामोश है। जो पोएट हैं वो एक साइकामोर ट्री के अंदर बैठ जाते हैं, उन उसकी छाँव के नीचे बैठ जाते हैं, और जो प्लॉट्स हैं जो कि कॉटेज के साथ, झोंपड़ियों के साथ अटैच हुए हुए हैं, वो ग्रीन और हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं। जो फ्रूट्स हैं ट्रीज़ के ऊपर वो उग रहे हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है उसमें अभी जो फ्रूट्स हैं वो पके नहीं हैं, अनराइप हैं और ग्रीन हैं। बिज़नेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं जंगल के अंदर, और जो ट्रीज़ हैं उनकी एक इर्रेगुलर लाइन देखने को मिलती है। स्मोक जो है, धुआँ जो है वो राइज़ हो रहा है दरख्तों के ऊपर से, और उस स्मोक से और उस धुएँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई होमलेस या कोई जो वांडरर्स हैं, जो कि इस जंगल में आए हैं या फिर टिंटन अबे में आए हैं, वो वहाँ पे आग जला रहे हैं। और हो सकता है कि कोई होली मैन हो, हर्मिट हर्मिट को होली मैन कहते हैं, जो कि उस आग के पास बैठा हो उस जंगल के अंदर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, जिसमें
वर्ड्सवर्थ पूरे सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब सेकंड फिलॉसफी ऑफ नेचर जो पोएट हैं, वो इस सीन से 5 साल तक गायब रहे हैं और उनको लेकिन अब तक भी ये जो सीनरी है वो भूली नहीं है। उनको अभी भी याद है, जो 5 साल पहले उन्होंने टिंटन अबे का विज़िट किया था, अब भी वैसा का वैसा सीनरी जो है उनके माइंड में अभी भी मौजूद है और वो दोबारा उस सीनरी का नज़ारा कर रहे हैं। और ये जो सीन है ये ब्लैंक नहीं हुआ उनकी मेमोरी से और अब दूसरी बार वो इस ब्यूटीफुल नज़ारे को विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं नेचर को। द फिलॉसफी ऑफ नेचर मज़ीद आगे कुछ पॉइंट्स में डिवाइडेड है ताकि हम पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। उसमें सबसे पहला है द मेमोरी ऑफ नेचर सीन ब्रिंग्स प्लेजर। जो पोएट हैं वो क्योंकि वो शहर में रहते हैं तो जो नॉइज़ी टाउन्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शोर होता है और जो शहर हैं उनमें धुआँ, स्मोक और बहुत ज़्यादा शोर-शराबा, ट्रैफ़िक का, लोगों का, उनसे बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हैं, बहुत उनको परेशानी है। लोगों से, सिटीज़ से, टाउन से, उनके शोर से। लेकिन ये जो लवली सीन है टिंटन अबे का, ये उनके माइंड में हमेशा रहा और हमेशा उन्होंने ये जो टिंटन अबे के सीन्स हैं, ग्रीनरी है, सब्ज़ा है, खूबसूरत नज़ारे हैं, उसको याद करके अपने माइंड में रख के हमेशा प्लेज़र एंड पीस हासिल किया है। तो इस तरह से जो मेमोरी है नेचर की, वो उनके लिए प्लेज़र और पीस लेकर आई है। सेकंड पार्ट है नेचर मेक्स मैन नोबल। अब एक जो वर्शिपर होता है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, जो वर्शिपर होता है नेचर का, जिसको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जो नेचर की इबादत करता है, वो बहुत से जो 1000 लिटिल एक्ट्स ऑफ ग्रेटनेस एंड लव है, वो सरअंजाम देता है। लोगों से हँस के मिलता है, अच्छे से बोलता है, कभी रूड नहीं होता क्योंकि उसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, स्पिरिचुअल एक डेवलपमेंट होती है उस इंसान के अंदर। उसको पता होता है कि मैं जो है नेचर का वर्शिपर हूँ और मुझे हमेशा जैसे नेचर जो है वो पीस, कामनेस और प्लेज़र को लोगों को देती है, इसी तरह से मुझे भी लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए जैसे कि नेचर करती है। और ये जो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस होते हैं, वो दुनिया याद नहीं रखती, लेकिन जो वर्शिपर होता है, उसको पता होता है और वो हमेशा कोशिश करता है कि वो नोबल रहे और काइंड रहे दूसरे लोगों से। तो इस तरह से जो नेचर है, वो इंसान को नोबल बनाती है। थर्ड पॉइंट है वी अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब जो वर्शिपर होता है नेचर का या जो नेचर को बहुत ज़्यादा जानता है, उसको जो मिस्ट्री है दुनिया की, जो राज़ है दुनिया का, वो समझ में आ जाता है। अब पोएट यहाँ कहते हैं कि हम दुनिया का जो मीनिंग है वो और जो पर्पस है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन जो वर्शिपर होता है नेचर का, वो इस दुनिया के मीनिंग को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ लेता है, जान लेता है। नॉट बाय हेड बट बाय हार्ट। वो दिमाग से नहीं सोचता और ना ही समझता है, ना अंडरस्टैंड करता है इस दुनिया को, इस दुनिया की मिस्ट्रीज़ को, बल्कि दिल से अंडरस्टैंड करता है, अपनी सोल से अंडरस्टैंड करता है। आवर बॉडी स्लीप्स फॉर द टाइम बीइंग, आवर सोल्स वेक्स एंड वी गेट अ ग्रास्प ऑफ द मीनिंग ऑफ क्रिएशन। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो स्लीप करती है, यानी कि सो जाती है, यानी कि जब इंसान मर जाता है, तो उसकी जो सोल है, वो ज़िंदा होती है और फिर उसको जो क्रिएशन का मीनिंग है, इस दुनिया का मीनिंग है, इस मखलूक का जो मीनिंग है, वो उसको समझ में आता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना फिलॉसफी ऑफ नेचर, उसका फोर्थ जो पार्ट है वो आ गया हीलिंग पावर ऑफ नेचर। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो नेचर है वो हमारी जो ट्रबल्स होती हैं, जो हमारी सॉरोज़ होती हैं, जो हमारी इंसान की जो गम होते हैं, इंसान क्योंकि एग्ज़ॉस्टेड हुआ हुआ होता है, टायर्ड हुआ होता है दुनिया से और बहुत सी उसको प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो जो नेचर है वो उसको हील करती है। पोएट जो है वो बहुत मिज़रेबल है, सिटी के अंदर बहुत शोर-शराबा, ये जो चीज़ है ये तंग करती है उस पोएट को। जो डे लाइट है वो जॉयलेस है, सिटीज़ के अंदर नॉइज़ है और मैड फ़ीवर है टाउन का। तो इसमें जो लाइफ़ है, वो इस तरह से लगता है कि रुक सी गई है, स्टॉप सी हो गई है, उसका जो हार्ट है वो भी बीट करना बंद कर चुका है। तो इस टाइम के ऊपर जो मेमोरी है इस इन सीन्स की, इन माउंटेन्स की, इन फील्ड्स की, इन रिवर्स की, वो उसको ट्रबल्स और जो उसकी परेशानी है उससे कहीं दूर ले जाती है और उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। अब जो पोएट है वो कहता है कि टुडे, अब मैं यहाँ पे दोबारा से आ गया हूँ 5 साल के अरसे के बाद, 5 साल की एब्सेंस के बाद और वो दोबारा वो प्लेज़र हासिल कर रहा है, जो प्रेज़ेंट प्लेज़र है। और वो अपना माइंड जो है इन प्लेज़र्स
के साथ फ़िल कर रहा है, ताकि फ्यूचर में भी अगर जब वो दोबारा सिटीज़ को लौटेगा, दोबारा उन शोर-शराबे वाली जगहों पर लौटेगा, तो वहाँ पे जब वहाँ पे बैठा होगा, तो जब वो एग्ज़ॉस्टेड हुआ हुआ होगा उन तमाम शोर-शराबे से, तो वो इन नेचुरल सीन्स को याद करेगा और प्लेज़र हासिल करेगा। और इस जो ये सीन है, इसकी जो रिमेम्बरेंस है, वो उसके फ्यूचर के अंदर उसको प्लेज़र देगी। तो इस तरह से ये जो सीन है, ये ना सिर्फ़ इसको प्रेज़ेंट प्लेज़र दे रहा है, बल्कि फ्यूचर के लिए भी ये स्टोर हाउस कर रहा है इन सीन्स को अपने माइंड में। अब जो सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ नेचर का, उसमें पोएट्स की व्यू ऑफ़ नेचर की स्टेजेस भी आ जाती हैं, वो भी इंक्लूड हैं। मज़ीद ये सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो पोएट की स्टेजेस हैं व्यू ऑफ़ नेचर की, वो कैसी हैं। तो बॉयहुड में जब वर्ड्सवर्थ जो है इन नेचुरल सीन्स का विज़िट करता है, तो वो उसको उसको एक एनिमल प्लेज़र मिलता है इस नेचर के अंदर। वो एक हिरन की तरह दौड़ता है, भागता है इन माउंटेन्स में, इन बैंक जो रिवर्स हैं इनके बैंक्स पे और स्ट्रीम्स के इर्द-गिर्द भागता दौड़ता रहता है, और एक डियर हिरन की तरह भागता दौड़ता रहता है और प्लेज़र हासिल करता है। और ऐसा लग रहा होता है कि वो इस नेचर से दूर भाग रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि वो नेचर को लाइक करता है। सेकंड स्टेज आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि पिक्टोरियल ब्यूटी ऑफ नेचर को रिप्रेज़ेंट करती है। अब सेकंड स्टेज में जो वर्ड्सवर्थ हैं या जो पोएट हैं, वो इस नेचर को बहुत एडमायर कर रहे हैं। जो साउंडिंग कैटरैक्ट है, वाटरफॉल है, वो उसको हॉन्ट कर रहा है। लाइक अ पैशन, नेचर जो है वो उसकी बिलव्ड बन चुकी है, और वो एक डीप लव फील करता है इन टॉल रॉक्स के लिए, माउंटेन्स के लिए और जंगल के लिए। और वो जो सेंसलेस ब्यूटी है नेचर की, सिर्फ़ उसको फ़ील करता है, सिर्फ़ उसको लाइक करता है। उसके अंदर कोई फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ नेचर डेवलप नहीं हुई अभी तक, और ना ही कोई और जो डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो भी डेवलप नहीं हुई। वो सिर्फ़ साइट्स, साउंड्स जो है नेचर की, उसको लाइक कर रहा है, और उसकी जो ब्यूटी है उसको एडमायर कर रहा है। जो आउटवर्ड ब्यूटी है नेचर की, उसको एडमायर कर रहा है सिर्फ़ अपनी आँखों से, अपने कानों से। और वो नेचर को एक पेंटर की आई की तरह देख रहा है। जैसे पेंटर्स देखते हैं चीज़ों को, वो नेचर को एक पेंटर की नज़र से देख रहा है। जैसे पेंटर्स देखते हैं चीज़ों को, खूबसूरती को, नेचर को, लोगों को, और उनकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं और उसको पेंट कर देते हैं। इसी तरह से वर्ड्सवर्थ भी इस स्टेज के अंदर नेचर की ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। थर्ड स्टेज आ गई है अब पोएट की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। थर्ड स्टेज में अब जो वर्ड्सवर्थ हैं, जो पोएट हैं, उनको नेचर की पिक्टोरियल ब्यूटी से कोई लेना-देना नहीं है। अब वो जो नेचर का हिडन मीनिंग है, उसको वो इन्वेस्टिगेट करने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। रनिंग वाटर ऑफ द ब्रुक, जो पानी बह रहा है, उसमें वो जो ठहरा हुआ और सैड म्यूज़िक है ह्यूमैनिटी का, उसको सुन पा रहे हैं। जो वाटर है ब्रुक का, वो उसको एक आइडिया दे रहा है टेयर्स एंड ट्रबल्स ऑफ ह्यूमैनिटी का, कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो टेयर्स और ट्रबल्स के अंदर घिरे हुए हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, लेकिन उनको कोई बचा नहीं पा रहा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई है वर्ड्सवर्थ या पोएट की जो डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उसके अंदर पहले वो बॉयहुड में होते हैं, डियर की तरह, एनिमल की तरह, वो जो ब्यूटी है नेचर की, उसको वो जी रहे हैं। और फिर सेकंड स्टेज में वो आता है कि वो पिक्टोरियल ब्यूटी को एन्जॉय कर रहे हैं, और थर्ड स्टेज में अब उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो चुकी है, और वो अब नेचर की पिक्टोरियल ब्यूटी को नहीं, बल्कि हिडन जो मीनिंग है उसको वो एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो सेकंड पार्ट है फिलॉसफी ऑफ नेचर का, उसके अंदर पैंथेइज़्म का भी एक पॉइंट आता है, गॉड स्टैंड्स रिवील्ड इन नेचर, कि ये जो नेचर है उसके अंदर गॉड मौजूद है। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि गॉड की जो स्पिरिट है वो कहाँ है नेचर के अंदर। गॉड जो है वो हर जगह मौजूद है। वो कहाँ मौजूद है? सेटिंग सन की लाइट में, राउंड ओशन में, लिविंग एयर में, ब्लू स्काई में, और ह्यूमन बीइंग के माइंड में भी गॉड मौजूद है। गॉड जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स में मूव करता है और हर चीज़ में रोल करता है। गॉड जो है वो ऑल है, ऑल इज़ गॉड, यानी कि हर चीज़ में खुदा है और खुदा हर चीज़ के अंदर है। इसको कहते हैं पैंथेइज़्म। जो पोएट है उनको वुड्स बहुत पसंद है, जंगल बहुत पसंद है, माउंटेन्स बहुत पसंद है, फील्ड्स बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो एक विज़िबल शेप्स हैं गॉड की, उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं कि इनमें गॉड मौजूद है। नेचर जो है वो सोर्स है प्योरेस्ट थॉट्स का। नेचर जो है वो गाइड है और गार्डियन है मोरल ब्यूटी की। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, एड्रेस टू डोरोथी।
अब जो पोएट की सिस्टर है डोरोथी वो भी इस बार उनके साथ ही है, जो कि टिंटन अबे को विज़िट कर रही हैं और जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उसको एडमायर कर रही हैं। डोरोथी जो है वो उसके साथ हैं और जो पोएट है वो डोरोथी को अपनी डियर फ्रेंड कहते हैं। उनकी जो सिस्टर है वो उसको रिमाइंड करती है, याद दिलाती है उसके अपने पास्ट की, क्योंकि डोरोथी भी अब उस स्टेज पर है जिस स्टेज पर पहले पोएट हुआ करते थे, यानी कि सेकंड स्टेज पर, क्योंकि अब डोरोथी जो है वो जो पिक्टोरियल ब्यूटी है नेचर की उसको एडमायर कर रही है, जिसको पहले कभी वर्ड्सवर्थ ने एडमायर किया था अपनी सेकंड स्टेज में। जो डोरोथी हैं अब आउटवर्ड जो ब्यूटी है नेचर की उसको एडमायर कर रही हैं, और जो डोरोथी है वो अभी सेकंड स्टेज पर ही है। डोरोथी की आइज़ में जो पोएट हैं वो अपना पास्ट देखते हैं, और वो अब वो हैं जो डोरोथी हैं जो कभी पोएट हुआ करते थे। और वो डोरोथी को एडवाइस करते हैं कि वो अपने आप को जो नेचर की आई है उसके अंदर जो है जज़्ब कर ले, यानी कि वो नेचर को अब पोएट की आई से देखे, यानी कि वो जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है नेचर की उसको एडमायर करे। नेचर जो है लीड करती है फ्रॉम जॉय टू जॉय। नेचर जो है कभी धोखा नहीं देती, जो कि नेचर को वर्शिप करता है। और एक वर्शिपर के लिए जो कि नेचर को वर्शिप करता है, लाइफ जो है वो जॉय है। वो पीस ऑफ माइंड एन्जॉय करता है, उसकी जो ट्रबल्स होती हैं दुनिया की वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती, बल्कि जो उसका ऑप्टिमिज्म है और जो उसकी हैप्पीनेस है वो मज़ीद उजागर होती है नेचर से। Let Dorothy walk all alone in the moonlight amidst storms and mists of the mountains। अब यहाँ पे वो पोएट कहते हैं कि डोरोथी को चलने दो मूनलाइट में, यानी कि मूनलाइट यानी कि चाँद की रोशनी के अंदर ही स्टॉर्म्स में और जो माउंटेन्स हैं उनके अंदर डोरोथी को चलने दो। अगर कभी मिसफॉर्च्यून या कभी ट्रबल्स ने डोरोथी को घेर लिया होगा, तब वो इन जो चीज़ें हैं, ये जो सीनरी है, इसको रिमाइंड करेगी और पोएट की जो एडवाइस है, उसको वो याद करेगी और फॉलो करेगी कि नेचर वर्शिप रिमूव्स ऑल वरीज़ एंड ट्रबल्स, कि नेचर जो वर्शिप अगर कोई नेचर को वर्शिप करता है, तो नेचर जो है, वो उस बंदे की तमाम वरीज़ और ट्रबल्स को रिमूव कर देती है। और हो सकता है कि तब तक जो पोएट है वो मर चुका हो, डेड हो चुका हो, लेकिन डोरोथी को पोएट की एडवाइस हमेशा याद रहेगी कि नेचर वर्शिपर कभी भी मार नहीं खाता। नेचर जो है वो तमाम वरीज़ और ट्रबल्स को अपने वर्शिपर की लाइफ से रिमूव कर देती है। और फ्यूचर में डोरोथी जो है वो दोबारा विज़िट करेगी टिंटन अबे को, और जो वर्ड्सवर्थ हैं वो वर्शिपर ऑफ नेचर हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं नेचर के साथ, और वो बहुत खुश हैं कि जो उनकी सिस्टर है डोरोथी वो उनके साथ है। अब ये हो गई क्रिटिकल समरी। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। टिंटन अबे जो है 161 लाइन्स पर मुश्तमिल है। ये जो पोएम है ये 5 स्टैंज़ाज़ ऑफ डिफरेंट लेंथ्स में डिवाइडेड है, यानी कि इसके 5 स्टैंज़ाज़ हैं और पाँचों की डिफरेंट लेंथ है। और जो शॉर्टेस्ट स्टैन्ज़ा है इस पोएम का वो 9 लाइन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जबकि जो लॉन्गेस्ट स्टैन्ज़ा है वो 53 लाइन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। और कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं है, ना ही कोई रिदमिक पैटर्न है इस पोएम के अंदर। और जो पोएम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और इसके अंदर मोनोलॉग के भी एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और ओड के भी। मोनोलॉग किस तरह से, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ पोएट ही बात कर रहे हैं, और ओड किस तरह से, क्योंकि नेचर को प्रेज़ किया जा रहा है, नेचर की तारीफ़ की जा रही है। लेकिन जो एग्ज़ैक्ट काइंड है इस पोएम की वो डिफ़िकल्ट है सेट करना। सेटिंग एंड इमेजरी, जो सेटिंग है इस पोएम की वो एविडेंट है इसके टाइटल से, जो कि टिंटन अबे है, जो कि रिवर वाई पे सिचुएटेड है, और इसकी जो इमेजेस हैं वो इसी के जो इसकी सेटिंग है उसको ही हाईलाइट कर रही हैं। और कुछ जो इमेजेस हैं नोटेबल उसमें वाटर रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई लाइक अ रो स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स। ये हो गई इमेजेस। अब थीम्स देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा थीम्स हैं इस पोएम के, जिसमें मेमोरी, इमेजिनेशन, वर्शिप ऑफ नेचर, रिलीजन, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ कम्युनियन विद नेचुरल ब्यूटी, रिस्टोरिंग पावर ऑफ नेचर, एव इंस्पायरिंग powers of nature, nature unites man with his natural world, और time and growth। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले है इमेजरी। इमेजरी में है वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स। इसमें जो पोएट है वो विविड इमेजरी यूज़ कर रहे हैं और क्लिफ्स को पेंट कर रहे हैं, और इससे जो एक सेंस ऑफ इमेजिनेशन है वो रीडर्स के माइंड में क्रिएट होता है।
उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। दीज हैज रोज हार्डली हैज रोज लिटिल लाइन्स ऑफ सपोर्टिव वुड रन वाइल्ड। अब इसके अंदर जो हैज रोज है उनको जो पोएट है वो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे रहे हैं, प्लेफुलनेस और वाइल्डनेस की। उसके बाद है सिमिली लाइक अ रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स द पोएट कंपेयर्स हिज मूवमेंट ऑफ दैट ऑफ अ रो। अब रो क्या होता है, डियर होता है। इसके अंदर जो पोएट हैं उन्होंने अपनी जो मूवमेंट है वो कंपेयर की हैं एक डियर की मूवमेंट से। एलिट्रेशन है दीज ब्यूटियस फॉर्म्स थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी। अब जो रेपुटेशन है बी साउंड की, ब्यूटियस में, बीन में, और म्यूजिकलिटी टू लाइन्स, ये कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूजिकलिटी को। और इसके अलावा ये एलिट्रेशन यानी कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं।